एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी और अश्विनी चौबे ने मंच साझा किया। पीएम ने राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को खुद अपने पास बुलाकर बात की। अश्विनी चौबे द्वारा स्वागत करने के दौरान भी पीएम मोदी ने अश्विनी चौबे की मुस्कुराते हुए उनकी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री जी के कि ये हमरा जोरदार ताली बजाकर और नारा लगाकर उनका स्वागत करे, अभिनंदन। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सियासत तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार हर मामले में 27वें और 28वें स्थान पर चला गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। जिस बिहार में 27% चीनी पैदा होता था, प्रायः सभी चीनी मिलें चलती थीं, वहां घट के वो 2% के नीचे चला गया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मोदी जी जिम्मेवार हैं, जो डबल इंजन की सरकार चलाते हैं। नीतीश जी जिम्मेवार हैं और पुल पुलिया बन रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा एक साल के अंदर अभी उद्घाटन भी नहीं होता है और पुल धूल धूसरित हो जाता है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने हमला बोला। कहा कि बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या बोलेंगे? रोजगार कब देंगे? बेरोजगारी कब हटाएंगे? प्रधानमंत्री जी किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचे कर नहीं रहे तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने भी निशाना साधा। मुकेश सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार में स्वागत है, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने जो वादे किए उन्हें कब पूरा करेंगे ये भी बताना चाहिए। तो आगे जोर के आग्रह करता हूं कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। आपने जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किए कि नहीं किए, वो हमारे बिहार के युवा को बताइए कि आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पूरा किए कि नहीं किए? कितना पूरा किए? थोड़ा कम भी किए होंगे तो बता दीजिए कि कितना कम किए हैं। प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के बेटे दक्षिणेश्वर प्रसाद ने फणीश्वरनाथ रेणु को भारत रत्न देने की मांग की है। दक्षिणेश्वर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और रेणु के लिए भारत रत्न की मांग की। आपको बताएंगे फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के महान रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म पूर्णिया के औराही हिंगना में हुआ था। गांव जवार की भाषा में ही अपनी बात लिखने वाले रेणु ने मैला आंचल जैसे कालजयी उपन्यास को रचकर हिंदी साहित्य में आंचलिकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। से नवाजा गया। आपको लगता है कि जो योगदान है रेणु का, राजनैतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, साहित्यिक और जो है सांस्कृतिक तौर पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनको भी ये सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए? देखिए, ये बात मैं 4 मार्च इसी 2024 में 4 मार्च जी का जो जन्म जयंती है, तो उसमें मैंने एक खबर बना के भेजा था दैनिक भास्कर में, जो पूरे बिहार संस्करण में छपी थी और बहुत सारे राजनेताओं के हाथ में भी वो खबर गई हुई, जिसमें मैंने मांग किया था कि जब कर्पूरी को भारत रत्न तो रेणु को क्यों नहीं? कर्पूरी ठाकुर का विरोध हम नहीं करते हैं, वो भी हम सबके हीरो हैं जी। तो मेरा मांग, चूंकि ये आवाज कहीं और से आनी चाहिए थी, कोई आवाज उठाते नहीं है, तो अंत में मैंने निराश होकर ये आवाज उठाया था कि रेणु का तो काफी योगदान है देश के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं। पॉलिटिकल क्षेत्र में तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, वो अनुभव लेने के लिए, चूंकि साहित्य और राजनीति को एक साथ साधने का कोशिश वो किए थे। हाँ, सृजन का क्षेत्र है और यहाँ तो बहुत सारी व्यवहारिक चीजें होती है जिससे आपको कंप्रोमाइज करना होता है जी, जिसमें उन्हें असफलता मिली। और आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का उनका आविष्कार था। और वर्तमान समय में जो मैंने मांग किया है, तो क्या आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे ही ये सवाल करता हूं कि आपने जितना कुछ रेणु के बारे में जाना है, जितना कुछ देखा है, आपने पढ़ा है, देखा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए? रेणु भारत तो कहता हूं को कि डिजर्व करते हैं। देश के अगर राजनीति इसके बीच से आप निकाल दें तो, जी, अगर राजनीतिक चश्मे से उसको देखना आप बंद कर दे तो क्या रेणु डिजर्व नहीं करते हैं भारत? बिल्कुल डिजर्व करते हैं। यही तो मेरा मांग है सरकार से।
अगर आप जाति की ही बात करते हैं, यहां तो अब ये होता है कि बिन जात पूछे कोई भात नहीं देता है। अब तो हम लोग कास्ट के ऊपर हैं, मतलब राजनीतिक ध्रुवीकरण भी उसी के ऊपर है, तो वहां भी हम बहुत ऊपर हैं। बाबूजी लिखते हैं कि जाति पाति बड़ी चीज है और जाति पाति नहीं मानने वालों की भी अपनी जाति होती है। आप समझ सकते हैं कि वो क्या प्रहार कर रहे हैं। लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं जातिवाद के भंवरजाल में। तो वर्तमान व्यवस्था यही है, तो वही यही सही, उसमें भी तो मैं बहुत आगे हूं। जमुई के बरहट में आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने नौकरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और बिहार में नौकरियों का श्रेय लेते हुए कहा कि 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी। अगर केंद्र में मौका मिला तो बेहतर काम करेंगे। जो 10 साल से सांसद रहे, आज तक लालटेन पर बटन दबाइए और फिर काम देखिए। हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे। 17 महीने में हमने कितना 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। 5 लाख लोगों। देश में किसी भी राज्य में अगर बता दो 5 लाख क्या 1 लाख अगर दिया होता। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, बताओ देश भर में कितना नौकरी दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मेरे भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है। हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं।
और इसलिए झूठ बनाना, झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे, बाबा साहब आंबेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था। और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके, देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के बंगले पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों ही शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसही के रहने वाले हैं। और इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसही गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटरों के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सागर बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताए जा रहे हैं और पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची है। बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर तरीके से मदद दे रही है। तो 3 तस्वीरें सलमान के घर पर जब फायरिंग हुई थी, पहले रेकी की गई, उसके बाद फायरिंग की गई। दोनों शूटर जब गिरफ्तार कर लाए गए हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और लॉरेंस गैंग के ये दोनों शूटर हैं जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुके हैं। और कौन कर रहा है टाइगर को टारगेट, ये सवाल है। तो लॉरेंस बिश्नोई के दोनों शूटर फिल्म अभिनेता सलमान खान को उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में ही शूट कर देने वाले थे। इसके लिए पनवेल में किराए पर उन्होंने मकान लिया और जांच में ये बात सामने आई। दोनों शूटर 1 महीने से पनवेल में रुके हुए थे। करीब 1 महीने तक इंतजार के बाद भी जब सलमान अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस नहीं आए, तब आरोपियों ने बांद्रा निवास स्थान पर फायरिंग करने की योजना बनाई। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक पनवेल में फ्लैट किराए पर लेने के लिए दोनों शूटरों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे। दोनों ने 10 मार्च 2024 को फ्लैट किराए पर लिया था। 28 फरवरी को दोनों शूटर मुंबई आए थे। 29 फरवरी से 2 मार्च के बीच बांद्रा इलाके में दोनों शूटर देखे गए। दोनों शूटरों को पिस्टल किसने डिलीवर की, इसकी जांच अभी जारी है। शूटरों ने सलमान के घर की 3 से 4 बार रेकी की थी। सलमान खान फायरिंग मामले में इस्तेमाल की गई बाइक 2 अप्रैल 2024 को 24,000 रुपए में खरीदी गई थी, जिससे रेकी की जा रही थी। 3 लड़के थे, 2-3 दिन के रहते थे। वो दिन 7 बजे को देखा, बाद में नहीं देखा। क्या करते थे यहाँ पे? क्या मालूम क्या काम करते थे वो नहीं मालूम। वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।